हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 मार्च और 12 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन हमारा बहुत खास और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप लोगों के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे संपूर्ण बैच सीईटी के लिए लॉन्च हो चुका है। हालांकि ये स्टार्ट कब से होगा, स्टार्ट होगा सर 17 मार्च से स्टार्ट होगा। और इसका स्केड्यूल जो है वो जल्द ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ये बैच लिया है उनको जो है ना वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी उनके पास में जो है ना एक अलग से मैं ग्रुप भी तैयार कर लूँगा, ताकि जिसमें आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन और क्लासेस का टाइम टेबल जो है ना वो साथ के साथ में शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी वो क्लासेस में आके आप बाकी आप जिन बच्चों ने बैच ले रखा है तो वो 9468173029 इस नंबर पे मैसेज कर देना। और के साथ साथ ताकि हम लोग आपको क्लासेस के स्केड्यूल है और के साथ साथ बाकी सब चीज़ें जो है ना वो अपडेट करता रहूँ। कोई भी किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि 99% डाउट रहे ही ना, और बाकी कुछ 1% रहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 14 मार्च होली तक ही आपको ये बैच है वो मिलेगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, ओनली 555 पे। आप स्टार आईक्यू कूपन कोड लगा लेना ताकि आपको सस्ता मिले। उसके बाद में ये बैच 999 और फाइनली इसका प्राइस तो एक्चुअली जो है ना वो 1999 के आसपास होगा। तो अभी के लिए इसका इनिशियल प्राइस जो है आपका होगा 999। क्या पढ़ाया जाएगा सर इसमें? हरियाणा जीके, करंट अफेयर, नेशनल जीके, पूरी स्टैटिक जीके कंप्लीट आपकी, नेशनल करंट अफेयर हिंदी रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट मिल जाएगी। उसके साथ साथ साइंस भी आपको, और PYQ MCQ जो भी क्लासेस होंगी आपकी UIT पे, जो भी क्लासेस होंगी डिटेल MCQ वगैरह वाली, वो सारी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, चलिए। और किताब भी आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो ये किताब आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ओके, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है ना ये सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? ये किया जाएगा सर MP में, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, लोकेशन इसकी है आपकी वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है MP के अंदर। और इसको अप्रूव किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA ने। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले ये रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये क्यों न्यूज़ में था, याद है आपको? क्योंकि रीवा के अंदर अभी हाल ही में ना रीवा MP के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के चलते हुए एक रीजनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया था। एक रीवा में किया था, एक अंबिकापुर में किया था। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। और इसके अलावा रीवा अंबिकापुर के अलावा एक जगह और है आपकी। और वो जगह कौन सी है आपकी? रीवा अंबिकापुर के साथ साथ एक जगह है आपकी सहारनपुर। सहारनपुर जो है ना ये कहाँ पे है सर? सहारनपुर UP का है आपका। तो यहाँ पे अभी जो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है उसका उसको स्थापित करने के लिए तो रीवा नाम की जगह ही है। बाकी यहाँ पे 3 एयरपोर्ट आए हैं भारत के उड़े देश का आम नागरिक योजना के चलते हुए। उड़ान योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये 2016 में स्टार्ट हुई थी, ताकि भारत के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी आ सके। आम आदमी है वो एयरपोर्ट का हिस्सा, मतलब एयरलाइन का हिस्सा बन सके, सफ़र है वो एयरलाइन से करे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा के अंदर बनेगा, ये ज़रूर याद रखना आप लोग। ओके, अच्छा, मध्य प्रदेश का एक सवाल और इम्पॉर्टेंट है जो मुझे याद आ रहा है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है जिसका नाम है भील जनजाति। हालांकि MP के अलावा इसका पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान है, के अलावा गुजरात है, के अलावा महाराष्ट्र है, इन राज्यों में देखने को मिलती है। ज़्यादा संख्या इनकी यहाँ पे है, बाकी छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ संख्या इनके झारखंड में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो जनजाति के लोग हैं इन्होंने एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ये इस राज्य का नाम है भील प्रदेश। ये भील प्रदेश की डिमांड उठा रहे हैं कि एक अलग राज्य होना चाहिए जिसका नाम है भील प्रदेश। ओके, और बाकी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर अगर आपको रिसेंट की याद करने हो तो जैसे एक तो आप ये याद कर सकते हो कि इंदौर शहर है, इंदौर शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। 9th अभी रिसेंटली अर्बन डिपार्टमेंट है इंडिया का, उन्होंने एक रैंक जारी की थी, उसमें पता लगाया था इसका। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को ही वेटलैंड सिटी, ध्यान रखना इंडिया में पहली बार वेटलैंड सिटी आई है इंदौर। और के साथ साथ आपको याद रखना है इंदौर के साथ उदयपुर, उदयपुर राजस्थान का है और इंदौर जो है ना MP का है।
बाकी यहाँ पे ग्वालियर सिटी के अंदर 100वां तानसेन समारोह हुआ था। ग्वालियर के अंदर मनु भाकर के नाम पे ही यहाँ पे एक शूटिंग एकेडमी भी बन रही है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ के। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं? तो नगर निगम चुनाव हुए हैं पहली बार मानेसर में, क्योंकि मानेसर हरियाणा का सबसे नया बना हुआ नगर निगम है। आपको याद हो तो 2020 के बाद ही ये एक्टिव हुआ था, दिसंबर 2020 से ही। और हरियाणा में टोटल नगर निगम कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर टोटल नगर निगम जो है ना, वो हैं टोटल 10 हैं, आपके याद रखना आप लोग। और हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर 2 नगर निगम हैं, तो वो गुरुग्राम जिला है। गुरुग्राम जिला है जिसमें 2 है। एक तो खुद गुरुग्राम है ये, और गुरुग्राम के अलावा दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है मानेसर है आपका। तो एक गुरुग्राम और एक मानेसर है, ये आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना हमारे पास में एक बात और याद रखनी है कि मार्च 2025 में पहली बार नगर निगम के यहाँ पे चुनाव करवाए गए हैं। और मानेसर एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, गुरुग्राम का विस्तार ही माना जाता है, यूँ समझ लीजिएगा आप लोग इसको। और इसके अलावा जो है ना आप लोग और क्या याद कर सकते हैं कि हरियाणा के जो नगर निगम है ना आपके, वो सबसे पुराना नगर निगम है कौन सा? तो हरियाणा में सबसे पुराना नगर निगम जो है ना वो है फरीदाबाद का, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे पुराना नगर निगम है फरीदाबाद का नगर निगम है। और फरीदाबाद का नगर निगम कब बना था सर? 1994 के अंदर बना था। हरियाणा का सबसे नया नगर निगम पूछ लिया जाए आपसे, हरियाणा का सबसे न्यू पूछ लिया जाए, तो वो आपको जवाब देना है कौन सा? वो है आपका मानेसर है। और मानेसर जो है ना कब बना था सर? 2020 के अंदर बना था। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नगर निगम जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर निगम जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा नगर निगम हरियाणा का जो है वो है सर फरीदाबाद है। फरीदाबाद जो ना हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है। अच्छा, हरियाणा का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मोस्ट डेवलप्ड जो नगर निगम है वो कौन सा है? तो वो भी आपको सबसे विकसित वाला बताना है कौन सा? गुरुग्राम है। आईटी हब के रूप में इसी को तो जानते हैं हम लोग, ठीक है, उद्योग वगैरह के रूप में कह लो। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है सर? तो हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम, तो छोटा नगर निगम जो है ना हरियाणा का है कौन सा? पंचकुला है, पंचकुला है, पंचकुला है। जनसंख्या कम ही है यहाँ की, ये याद रख लेना है आप लोगों को। और इसके अलावा जो है ना आपका और क्या याद रख सकते हो आप लोग? अच्छा, बाकी मैं आपको सारे नगर निगम बता ही देता हूँ कौन कौन सा कब बना था। जैसे मैं आपको एक अम्बाला नगर निगम बता देता हूँ, ये कब बना था? अम्बाला बना था डियर 2010 के अंदर बना था, ठीक है। 2010 में अम्बाला के अलावा और कौन सा बना था सर? हिसार भी 2010 के अंदर ही बना था आपका, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा हिसार के अलावा और 2010 में कौन सा बना था सर? और बना था रोहतक बना था, रोहतक भी साल 2010 के अंदर बना। इसके अलावा 2010 में और कौन सा बना सर? और बना था पंचकुला, ठीक है ना, पंचकुला भी 2010 में ही बना था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और भी कोई 2010 में बना था? हाँ सर, और बना था पंचकुला, सुनिए पंचकुला तो बन गया, ठीक है। यमुनानगर रह गया एक, हाँ यमुनानगर। तो यमुनानगर जो है ना, यमुनानगर भी कब बना था सर? ये भी साल 2010 के अंदर ही बना था आपका, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारा ये एक गुरुग्राम जिला है, ये खुद गुरुग्राम जो है नगर निगम के रूप में कब आया था? ये आया था साल 2008 के अंदर आया था। इसके अलावा करनाल कब आया था सर? करनाल, तो करनाल जो है ना, करनाल ये नगर निगम के रूप में अस्तित्व में आया था, 2012 के अंदर आया था। पानीपत कब आया था सर? पानीपत, तो पानीपत आया था आपका 2013 के अंदर, पानीपत आया था 2013 के अंदर। सोनीपत कब आया था सर? तो सोनीपत आया था 2015 में, सोनीपत जो आया था ना वो आया था 2015 के अंदर, ठीक है। तो यही है हमारे पास में यहाँ पे एक हो गया, ये दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके अलावा जो है ना मानेसर हो गया 10 आपका, और फरीदाबाद जो हो गया ना वो हो गया 11वां आपका। तो ये टोटल हरियाणा के 11 नगर निगम है फिलहाल के, 11वां सबसे लेटेस्ट आपको ज़रूर याद रखना है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये नगर निगम वो है कितने? 11 हो गए, तो नगर परिषद कितने हैं? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका में फ़र्क क्या है ये भी बता देता हूँ आपको मैं। देखो, जिसकी जनसंख्या जो है वो आपकी 50,000 तक हो, 50,000 तक जनसंख्या होती है ना, तो उसको कहा करते हैं नगर पालिका के नाम से जानते हैं हम लोग, वो उसको कहते हैं नगर पालिका, नगर पालिका या नगर समिति कहते हैं। वो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में 54 है टोटल, ठीक है। और इसके बाद में 50,000 से अगर 3 लाख के बीच में जनसंख्या होना, तो वो होता है आपका नगर परिषद, उसको आप लोग कहा करते हो नगर परिषद के नाम से जानते हो।
और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में वो टोटल 23 है। 23वां नगर परिषद कौन सा है, वो है पटौदी मंडी, पटौदी मंडी है। इसके अलावा 3 लाख प्लस जिसकी जनसंख्या हो उसको कहा करते हो आप लोग नगर निगम कहा करते हो। ये टोटल कितने हैं हरियाणा में, ये टोटल हरियाणा के अंदर जो है ना वो 11 है, ये याद रख लेना आप लोग। ओके, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है। हालांकि कई जगह पे इसको अप डाउन लिखा होता है, लेकिन आप लोगों को याद जो रखना होता है ना वो आर्थिक सर्वेक्षण का ही रखना होता है, तो ये याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों के सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में यहाँ पे, और यहाँ से सवाल जो है ना आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ज़रूर याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास में क्या रहेगा। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात मुझे और याद आई, कल की क्लास में मैंने एक ना जगुआर एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था। तो किसी ने कमेंट कर रखा था कि सर ये 3G का है, थर्ड जनरेशन का है। तो बेटा वैसे तो गलत क्यों ही पढ़ाया जाएगा, कभी चलो बाय मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो 5G ही है, फिफ्थ जनरेशन का एडवांस्ड वर्जन है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। तो जगुआर का 5G अपग्रेड है, वो मिल चुका है। 3G कभी किसी ज़माने में हुआ करता था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हॉल के नाम से जानते हैं, और इसका एक फाइटर जेट है जिसका नाम है डेरिन 3, ठीक है ना, DARIN डेरिन 3 जो है ना उसको अपग्रेड किया है, और रडार स्मार्ट वेपन्स के साथ में। ओके, तो ये आपका लेटेस्ट है 5G एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट के रूप में ऐड ऑन हो चुका है ये वाला, ठीक है। हो सकता है आप करंट अफेयर से अपडेटेड ना हो, तो करके मैं आपको फिर बता रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी शहरी गरीब परिवारों को कितने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज़। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के तहत शहरी गरीबी परिवारों को 1.5 लाख की वित्तीय सहायता और 30 वर्ग गज प्लाट दिया जाएगा। निम्न आय वर्ग के परिवारों को जो है ना मदद बनाना, इसका मतलब मदद देना उनको सीधा सीधा टारगेट है। इसके अलावा है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जिसको HORC कहते हैं। इस परियोजना में किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना जो है ये बनाई जा रही है पलवल और सोनीपत, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए है ये योजना। ये एक नई रेलवे परियोजना है। ये पलवल से सोनीपत, गुरुग्राम, मानेसर और खरखोदा के रास्ते से जुड़ेगा। इसका टारगेट है दिल्ली की यातायात भीड़ को कम करना और हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी बढ़ाना। मार्च 2025 तक इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बाकी आगे इस पे फिर बाद में और काम किया जाएगा। हरियाणा से होकर गुजरने वाली कौन सी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, RRTS के नाम से जानते हैं, 2025 में चालू होने की संभावना है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ना ये स्टार्ट होगी आपकी दिल्ली अलवर, RRTS के नाम से इसको हम लोग जानने वाले हैं। और ये जो सॉरी हरियाणा से होके ये गुजरेगी कहाँ से, गुरुग्राम से होके गुजरेगी। रेवाड़ी का जो धारू हेड़ा है जिसको आप फेमस जाना करते हैं, हीरो बाइक के उद्योग के लिए फेमस जानते हैं, इसके रास्ते से होके ये अलवर राजस्थान तक जाएगी। यह प्रोजेक्ट दिल्ली से अलवर के बीच यात्रा समय को लगभग 2 घंटे से घटा के 1 घंटे कम कर देगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको आप लोग NCR रीजन के नाम से जानते हैं, इसको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट पूरा NCRTC ही कर रहा है, और इसका पहला चरण जो है ना वो 2025 तक शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना है इसको आप लोग। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मार्च 2025 के लिए हरियाणा में किस प्रकार के मौसम की भविष्यवाणी की है। तो ये भविष्यवाणी घोषित की है सामान्य से ज़्यादा तापमान, मतलब भी मार्च महीने के अंदर ही आप देख रहे होंगे इस बार सर्दी तो कहाँ ही पड़ी है, और अब से ही जो है वो गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। अब भी रूम में फ़ैन चल रहा है, आपके भी चल रहा होगा शायद। वैसे कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा तेज़ पंखा या AC वगैरह मत चलाने लग जाना, बीमार हो जाओगे। एकदम से टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है लेकिन ये बॉडी के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब बैलेंस में रखना, ऐसा नहीं कि एकदम से अपने शरीर को लो टेम्परेचर पे ले आओ, ठीक है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 2025 मार्च के लिए सामान्य से ज़्यादा तापमान होने की भविष्यवाणी की है। गेहूं और अन्य रबी फसलों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये पक रही है ना अभी ये, तो कहीं इनके जो है ना इन पे इफ़ेक्ट आ सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। हरियाणा सरकार ने किसानों को सिंचाई और जल प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के कादरपुर जिले प्रशिक्षण अकादमी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 55वें बैच के प्रशिक्षकों अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में कार्यभार संभाला? तो ये जिला है गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले वाला ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ के नवनियुक्त अधिकारियों से जनता की सेवा तथा जन कल्याण को प्राथमिकता देने का निर्णय लेने का आग्रह किया है और उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्र ध्वज लोगों की सेवा और प्रभावशाली निर्णय के उनके कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। ये 6 मार्च 2025 को 2 महिलाओं सहित कुल 39 प्रशिक्षकों अधिकारी अकादमी से जो है ना वो स्नातक होने वाले हैं। अब सहायक कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें युद्ध कौशल, युद्ध फायरिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 52 सप्ताह का ट्रेनिंग जो है वो दिया गया है। देश के आंतरिक सुरक्षा केंद्रों पर इनको तैनात किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल हमारे इसके अंडर आने वाली जो आपकी जो ब्रांचेज है वो कौन कौन सी है। एक तो असम राइफल्स आती है, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। मिलिशिया के रूप में, जिसे कछार लेवी के रूप में भी जाना जाता है। पूर्ववर्ती जो उद्देश्य तथा ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा के लिए इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था। आजकल का इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे एनईआर है, इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, भारत चीन और भारत म्यांमार सीमाओं की सुरक्षा करना। महत्वपूर्ण भूमिका भारत चीन युद्ध 1962 में इसने निभाई थी। श्रीलंका के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF 1987 के रूप में ये सेटअप हुई थी। तो एक आसाम राइफल है। एक आदिवासी इलाकों में सबसे लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल को उत्तर पूर्व का मित्र भी कह देते हैं हम लोग। एक सीमा सुरक्षा बल के बारे में आपने सुना होगा, बीएसएफ के बारे में, 1965 में बनी थी ये। इसका टारगेट है भारत और पाकिस्तान के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना, साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ना उसमें उग्रवाद का मुकाबला करना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना, और एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट, कमांडो यूनिट्स, ये सब कुछ जो है ना सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के पार्ट है। बीएसएफ जो है ना भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल के रूप में आता है। बीएसएफ ने एक ऑपरेशन सर्द हवा भी चलाता है राजस्थान के अंदर। सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। ये पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, धुंध का सहारा लेके इधर उधर घुसपैठिए बन जाते हैं, इस करके ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में चलाता है ये। एक है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये 1939 में इसकी स्थापना हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, और स्वतंत्रता के बाद में 1949 में सीआरपीएफ अधिनियम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया, ये इसका नाम रखा। इसका टारगेट है भीड़ कंट्रोल करना, दंगा कंट्रोल करने, कहीं पे रॉयट्स हो रहे हों, काउंटर मिलिट्री या कह सकते हो उग्रवाद संचालन के रूप में काम करना। तो भारत की एक आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस बल है, जिसको आप केंद्रीय पुलिस बल या सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं। एक है इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस ITBP। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसका टारगेट है कराकोरम दर्रा, लद्दाख से जेलेपला अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा पर तैनात इनको करते हैं, और भारत चीन सीमा का 3488 किलोमीटर जो है ना ये कवर करती है। भारत चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट और 18700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी करना इसका काम है। तो ये प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है तो उसमें भी ये हेल्प करने के लिए ITBP सबसे पहले आता है। एक NSG भी भारत में है। NSG 1984 में बना था, 86 में अस्तित्व में आया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, और इसका उद्देश्य जो है ना आतंकवाद विरोधी इकाई है और आकस्मिक बल के रूप में काम करता है। ये स्पेशल एक्शन ग्रुप है और स्पेशल रेंजर ग्रुप भी है। इसका एक ऑपरेशन सेंटर अपने हरियाणा के मानेसर में भी है, हरियाणा के मानेसर के अंदर है इसका एक ऑपरेशन सेंटर। एक SSB भी है, 1963 में बना था ये, और यहाँ पे जो है ना भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करना, सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देना, या सीमा पर अपराध जो हो रहे हैं उनको रोकना, तस्करी को रोकना, अवैध रूप से कोई आते जाते हैं उनको रोकना, उसके लिए काम करता है ये। एक है हमारे भारत में CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये बेसिकली जो ना 1968 के तहत इसको सेटअप किया गया था, और भारत में बुनियादी ढांचा उसकी सुरक्षा करना। CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF है आपकी, ध्यान रखना आप लोग। ये टोटल CAPF यूनिट मैंने आपको सारी बता दी। आज का सेशन कैसा लगा बताना ज़रूर, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है ये बताना। और आप इसके बारे में बताने के अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं के साथ में आप लोग जो है ना कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं
यहाँ पे वैसे तो मैंने इसका रैंक, आपको आंसर दिख गया होगा ना, ठीक है ना। चलो इसका आंसर तो चलो दिख ही गया, तो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ अब तो, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ पे आपका है कौन सा है, इसका आंसर है 4th नंबर पे है, ठीक है ना। ये 4th नंबर पे है, और इसमें 4th नंबर पे इंडिया है, 1st नंबर पे इसमें यूएसए है, 2nd नंबर पे इसमें रशिया है, 3rd नंबर पे चाइना है। इसका मतलब होता है मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री कौन से देश की है, ये है आपका। चलो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन लिख के पूछ लेता हूँ, और क्वेश्चन लिख के ये पूछ लेता हूँ कि एशिया के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, और पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, लेटेस्ट रैंक के अकॉर्डिंग बताना है आपको, ये बताना है, ठीक है ना। लेटेस्ट रैंक के अंदर एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, और वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री कौन सा है, और इसमें भारत का रैंक क्या आता है, ये जरूर बता देना मुझे आप लोग, ठीक है। आप ये सीईटी के लिए संपूर्ण बैच है, इस बैच को ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। कंप्लीट आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई आपको कहीं से किताब नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ का पीडीएफ आपको मिलेगा। 14 मार्च तक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, 555 में। मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट में आपको इतना अच्छा कंटेंट के साथ में सारे सब्जेक्ट दे रहा होगा, और बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और बाद में आगे कभी कोई और डिस्काउंट नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कोई त्यौहार और कोई ऑफ़र वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये पहला और आखिरी ही ऑफ़र है, यूँ समझिएगा। उसके बाद में इसका प्राइस इतना ही नहीं, बल्कि इसका प्राइस ओरिजिनली 19,199 के आसपास है, तो उसके आसपास जाएगा प्राइस बाद में। तो इनिशियली प्राइस है आपके लिए एज अ गिफ्ट के रूप में, आप इसको ले सकते हैं। 17 मार्च से ये बैच स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार IQ एप्लीकेशन पे, इजीली आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।